नमस्कार, दा पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल। और जैसा कि हम रीट लेवल सेकंड के लिए सूक्ष्म जीवों का जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे और आज इसका तीसरा भाग है। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले भाग में हमने सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपके आरबीसी की पुस्तक के अनुसार ही सब कुछ ये मटेरियल है। सेकंड भाग में हमने लाभकारी व अलाभकारी सूक्ष्म जीवों के बारे में देखा था, खाद्य सामग्री का सूक्ष्म जीवों से परिरक्षण। और आज के भाग में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पूरे टॉपिक को कवर करते हुए हमने इसमें लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोनों वीडियो आपने पहले नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से इन वीडियो को आप देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है और कौन सा नहीं है। आपको नीचे आंसर देना है। जैसे सवाल है, स्पाइरोगाइरा प्रोटोजोआ है, इसे क्लेडोमाइनोमोनास कवक जिसे राइजोपस, ये इसका उदाहरण है कि नहीं, आपको बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी, जिसमें आपके केवल 1 और 3 आपके सही है। लेकिन प्रोटोजोआ जो कि जिसमें आपको उदाहरण दे रखा है क्लेडोमाइडोमोनास, ये आपका एक प्रकार का शैवाल है, प्रोटोजोआ नहीं है। प्रोटोजोआ में आपके अमीबा व पैरामीशियम इसके दो उदाहरण हैं। व्याख्या के रूप में हम देख लेते हैं। इसमें भी आपके बोला गया है कि जिसमें स्पाइरोगाइरा और क्लेमोडोमाइनास ये भी एक प्रकार के शैवाल है। प्रोटोजोआ के सामान्य उदाहरण अमीबा व पैरामीशियम है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। आपके सामने ऑप्शन है जीवाणु, कवक, विषाणु। इनमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें आपका सही आंसर है जीवाणु। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, जीवाणु, जिसका जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो आपके दूध से दही में बदलने की प्रक्रिया में काम आता है। इसी के साथ में ये आपके जीवाणु पनीर, अचार व अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी ये सहायक है। अगला है आपके सामने, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि यीस्ट को खमीर भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है। यानी कि यीस्ट को कोई खाद्य सामग्री बनाते हेतु उसके श्वसन प्रक्रिया में वो क्या उत्पादित करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। इसको हम जब खाद्य पदार्थ की सामग्री में डालते हैं तो ये तीव्र गति से अपना जनन क्रिया करता है और श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड आपके निकालता है, जिसके गैस के बुलबुले खमीर तथा खाद्य पदार्थों का आयतन बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से हम जो ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड में जब जो इसका आटा होता है, इस प्रकार से जब इसके अंदर डाला जाता है तो इसका आयतन बढ़ते हुए इतना थोड़ा बड़ा हो जाता है और बीच में हवा आने लायक ये थोड़ी मोटी हो जाती है। इस प्रकार से इसका ब्रेड का निर्माण होता है। अगला है आपके पादप रोग है, उसके बाद में रोग कारक आपको सूक्ष्म जीव उसके में सम्मिलित करना है। नींबू का कैंकर जो जीवाणु द्वारा होता है क्या? गेहूं का रस्ट कवक के द्वारा, भिंडी का पित्त विषाणु के द्वारा। इनमें से आपको सही सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी, जिसमें 1, 2, 3 ये सभी प्रकार से सम्मिलित बिल्कुल सही है। नींबू का कैंकर जीवाणु के द्वारा ही होता है, गेहूं का रस्ट कवक के द्वारा होता है, भिंडी पित्त का विषाणु के द्वारा ही रोग होते हैं। इसमें आपके इसकी व्याख्या भी दे सकते हो। उपयुक्त तीनों सम्मिलित सही है। अगला है खाद्य परिरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है कि खाद्य सामग्रियों की रक्षा हेतु इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य खाद्य परिरक्षक है। उसके बाद में नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का उपयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है। इनमें से आपका सही आंसर कौन सा है? आपको सही सम्मिलित कौन सा है आपको नीचे बताना है। तो इनमें से आपके ये दोनों 1 और 2 सही है, क्योंकि सोडियम बेंजोइट व सोडियम मेटासल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक है। इनका उपयोग आपके खाद्य परीक्षण में किया जाता है। और नमक, चीनी, खाद्य तेल और इनके सिरके का उपयोग, जिसके हमारे घर में जब अचार बनाया जाता है तो इनका उपयोग अधिक किया जाता है, ताकि उनमें सूक्ष्म जीव या जीवाणु उसमें नहीं पड़े और वो दूषित नहीं हो। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि आपके 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है, तो गलत ऑप्शन आपका कौन सा है ये आपको देखना है। सो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इन ऑप्शन में से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो आप इन सभी को ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्टों को नाइट्रोजनिक यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है आपके कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनिक यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देते हैं, जो
वायुमंडल में चली जाती है। यहाँ वायुमंडल में नहीं चली जाती है, ये पौधों के द्वारा उपयोग की जाती है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन आपका ये गलत है। तो ये थे आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इनकी पीडीएफ आप चाहते हो तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप दबाकर उसको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में @दा पढ़ाई सर्च कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।